75% आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की समीक्षा बैठक। रजिस्ट्रेशन के लिए खुला पोर्टल से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। राम रहीम की फरलो के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। हरियाणा सरकार आज हाईकोर्ट में अपना जवाब सौंपेगी। जवाब के साथ ही दस्तावेज भी सौंपेगी सरकार। अंबाला फिरौती से जुड़े मामले में गृह मंत्री अनिल विज की कार्रवाई। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के निर्देश। अनिल विज ने मामले में तुरंत की कार्रवाई। सीएम मनोहर लाल ने किया वित्त भवन का शिलान्यास। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता रहे मौजूद। स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी हुए कार्यक्रम में शामिल। नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की तो हरियाणा चौपाल में रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में वित्त भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो साथ ही स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस भवन का निर्माण 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ये भवन 5 मंजिला होगा और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज हरियाणा मिला है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। मुझे 30 साल इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के, और मैं तभी से इनकी सोच डेवलपमेंट के बारे में, स्कीम्स के बारे में देखता रहा हूँ। और आज जब परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से इनको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आज हमारे हैं, तो इनको जब ये मौका मिला तो इन्होंने हरियाणा की जो है वो सारी दिशा ही बदल के रख दी है विकास के मामले में। और आज हम हर दृष्टि से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं तो लोकसभा में हूँ, मैं गदगद हो जाता हूँ। विकास सभी क्षेत्रों के अंदर हुआ है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी पंजाब के अंदर चुनाव थे तो वहां कंपैरिजन करते थे कि 1966 के अंदर जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे तो हरियाणा 14वें या 15वें नंबर पर था और पंजाब पहले नंबर पर था। लेकिन आज स्थिति बहुत उलट गई है। आज मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर है और पंजाब जैसा क्षेत्र जो बड़ा भाई है हमारा। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में वित्त भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एक प्रकार की किसी भी सरकार का जो वित्त विभाग होता है वही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के बजाय अगर मैं कहूं तो जैसे रक्त धमनियों में बहता है और हृदय का काम होता है कि अगर रक्त चालू नहीं होगा तो शरीर काम नहीं करेगा। अगर किसी सरकार के काम में से या किसी भी संस्था के काम में से वित्त को निकाल दिया जाए तो क्या एक कदम आगे बढ़ना संभव है? संभव नहीं है। वित्त की व्यवस्था ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, आयाम है। वित्त की व्यवस्था नहीं होगी तो चाहे व्यक्ति का जीवन हो, चाहे परिवार का जीवन हो, चाहे किसी का व्यापार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे सरकार हो, उसके फेल होने में देर नहीं लगती। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक यानी बिजनेस का संस्थान
उसके लिए प्रबंधन अच्छा काम करता है तभी जीवन यानी सफलता मिलती है, वैसे ही सरकार में होता है। और सरकार का तो एक और पहलू भी ध्यान रखने लायक है कि सरकार का वित्त, जैसे किसी व्यक्ति का अपना वित्त जो होता है वो अपना ही होता है, उसके ऊपर अधिकार उस व्यक्ति का होता है, उस परिवार का होता है। लेकिन सरकार का जो वित्त होता है, सरकार का कोई अपना वित्त नहीं होता, यानी अपना कोई अधिकार नहीं होता है, ये जनता का वित्त होता है। ये पैसा जनता से पाई पाई टैक्स के रूप में लिया जाता है, जनता की कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम सरकार के लोग तो उसके प्रहरी हैं, ट्रस्टी हैं। वित्त व्यवस्था का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें ऑडिट भी होता है, उसमें लीकेज भी रोकनी होती है, उसमें प्लानिंग भी अच्छी बनानी होती है, उसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा आना चाहिए, उसमें खर्च भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन किस मद पर खर्च होना चाहिए ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। मित्रों, आज के इस दिन मैं तो हमारा जो वित्त व्यवस्था का सारा विभाग है, अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहाँ यानी स्थान का भी अभाव है। और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बजट जो कभी 60-70 हज़ार करोड़ का होता था, अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है। उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर लगभग 2 साल में बनकर ये तैयार होगा। और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार की इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। इस विषय के साथ आपको इस बात तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत पोर्टल से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इसमें अधिकारियों ने जानकारी दी कि अभी पोर्टल दोबारा खुल गया है, उद्योगपतियों और युवाओं ने अपना अपना पंजीकरण करवाना फिर से शुरू कर दिया है। पंजीकरण के प्रति काफी उत्साह है। डिप्टी सीएम ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगों और निजी क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने जिला स्तर पर टीम गठित करने के सुझाव देते हुए कहा कि इसमें पंजीकरण करने में उद्योगपतियों को मदद मिलेगी और उनका कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को पंजीकरण से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 के तहत पोर्टल से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई है, जिसमें अधिकारियों ने जानकारी दी कि अभी पोर्टल दोबारा खुल गया है। उद्योगपतियों और युवाओं ने अपना अपना पंजीकरण करवाना फिर से शुरू कर दिया है। पंजीकरण के प्रति काफी उत्साह है और साथ ही डिप्टी सीएम ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगों और निजी क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने जिला स्तर पर टीम गठित करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे पंजीकरण करने में उद्योगपतियों को मदद मिलेगी और उनका कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रतिमाह लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पंजीकरण से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अंबाला छावनी में अनिल विज के निवास पर एक बुजुर्ग फिरौती से जुड़े मामले पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जिसमें कोर्ट के आदेशों के बाद दर्ज हुई एफआईआर पर पुलिस ने कार्रवाई न किए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में पानीपत सीआईए 2 के 7 पुलिस कर्मियों पर हरियाणा के गब्बर की गाज गिरी है। गृह मंत्री अनिल विज ने मामले में तुरंत एफआईआर करवाते हुए एफआईआर में दर्ज सभी 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश पानीपत एसपी को दिए हैं। सुनने के दौरान मेरे पास पानीपत से हीरालाल आहूजा पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया था और 25 लाख रुपए की मेरे से फिरौती ली गई थी। उन्होंने मामला कोर्ट में लगाया था। कोर्ट ने सीआईए स्टाफ के खिलाफ 25/12 को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैंने पानीपत एसपी से फोन पर बात करके कहा कि ये बहुत संगीन मामला है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उनको अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और मैंने आदेश दिए कि। तो वहीं हरियाणा में 24 अप्रैल को प्रदेश की 51 नगर पालिका और नगर परिषदों में चुनाव होंगे।
और इसके लिए हरियाणा के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दे दिए गए हैं। यमुनानगर जिला सचिवालय पहुंचे हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 5 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी सिफारिश कर दी है। इसके बाद अब चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे प्रदेश में उन सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को होने वाले इन चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। मैं अभी शुरू किया है। मैं पीछे गुड़गांव गया था और रेवाड़ी, पलवल, नूह इन जिलों में मैं जा चुका हूं और कुरुक्षेत्र पिछले हफ्ते में गया था। तो अभी बाकी जिलों में भी मैं जाऊंगा। तो नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी और डिटेल तो मैं अलग से आपको दे दूंगा। लेकिन अभी जो हम चुनाव करने जा रहे हैं, जिनके ड्यू हैं और जिनके वार्डबंदी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, जो राज्य सरकार से संस्तुति आनी होती है, रिकमेंडेशन आनी होती है, वो 51 नगर पालिकाओं की हमारे पास नगर पालिका और नगर परिषदों की आई है। तो उनका हम प्रथम चरण में चुनाव करेंगे। मतदान का प्रतिशत वैसे तो हरियाणा में आप देखते हैं कि ज़्यादातर और राज्यों के बनिस्बत अच्छा ही रहता है। लेकिन उसके लिए वोटर्स को जागरूक करने के लिए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाते हैं, उनकी तरफ से भी जो 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, उस पे सभी विभागों में और बहुत सी जगहों पे कार्यक्रम जारी किए गए हैं। लोगों को अवेयर किया जाता है। हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी और बाकी जैसे जब चुनाव का शेड्यूल निर्धारित होगा, उस समय फिर पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो अपने, ये बहुत ही कीमती उनके पास एक अधिकार है, इसका सही प्रयोग करें और अपने नुमाइंदे चुनें। मैंने यमुनानगर जो दौरा रखा था, उसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बारे में जिला प्रशासन की तैयारियां और साथ में जो म्यूनिसिपल कमेटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने, उसके बारे में प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, उनको चुनाव आयोग से क्या मार्गदर्शन या क्या मदद चाहिए, उसको लेके एक हमने बैठक रखी थी जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ। तो उसमें हमने पूरा विस्तार से डिस्कस किया है, जिसमें ईवीएम्स के बारे में, बैलेट बॉक्सेस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, बजट और सारी चीज़ों की तैयारी के बारे में। तो जो यहाँ पर केवल एक म्यूनिसिपल कमेटी है सढौरा, जिसका चुनाव पहले चरण में होना है। राज्य भर में हम 51 म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल को वोटिंग होगी, उसका विस्तृत प्रोग्राम तभी जारी होना है। लेकिन जो 5 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट थी, उसके बेस पे हमने वार्डों में उसको अलोकेट करके 18 फरवरी को अपलोड कर दिए सभी जिलों ने। अब उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट करके, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, और उसके बाद फिर डीसी, एसडीएम्स और डीसीज उसके चुनाव और जो ऑब्जेक्शन और क्लेम्स डिसाइड करके और फिर फाइनली इसको अपलोड करेंगे। जो पंचों के चुनाव तो चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होती है, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हर एक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है। वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का वो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज़।
This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरियाणा और चौपाल में आगे बढ़ते हुए खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं। साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में जेल काट रहे राम रहीम की फरलो के मामलों में हरियाणा सरकार आज हाईकोर्ट में अपना जवाब सौंपेगी। जवाब के साथ ही वह दस्तावेज भी सौंप सकती है जिनके आधार पर राम रहीम के फरलो देने का निर्णय लिया जाएगा। इनमें सीआईडी के एडीजी द्वारा रोहतक डिवीजन के आयुक्त को लिखा पत्र भी शामिल हो सकता है, जिसमें राम रहीम को रिहाई के दिन से Z+ सुरक्षा देने की बात कही गई थी। तो वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मधुबन स्थित अवैध क्लिनिक पर संयुक्त रूप से छापेमारी की है और फिलहाल झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा इस अवैध क्लिनिक को चलाया जा रहा था। छापे के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरिंज और इंजेक्शन मिले हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक पर मिली दवाइयों को सील कर दिया है। वहीं यहां से बरामद दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। क्लिनिक संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मधुबन पुलिस अकादमी के सामने अशोक विहार कॉलोनी का निवासी जोगिंदर लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से अवैध क्लिनिक चला रहा था। क्लिनिक के बारे में मिली गुप्त सूचना पर एक्शन लेते हुए सिविल सर्जन करनाल ने डिप्टी सिविल सर्जन नरेश कुमार, SMO कुंजपुरा डॉक्टर संदीप अब्रोल, ड्रग कंट्रोल अधिकारी रितु महिला और आयुर्वेदिक कंट्रोल अधिकारी की टीम को गठन किया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम, ड्रग कंट्रोल विभाग, स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और छापेमारी में खुलासा करते हुए क्लिनिक चला रहे व्यक्ति के पास से किसी तरह का कोई लाइसेंस ना मिलने पर और साथ ही कोई डिग्री ना होने पर ऐसे में यह क्लिनिक पूरी तरीके से अवैध करार दिया गया और यहाँ पर रखी एलोपैथिक दवाइयों को गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। छापे में क्लिनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील कर दिया है। तो यहाँ पर जोगिंदर नाम का व्यक्ति सन ऑफ प्रहलाद, रेजिडेंट ऑफ अशोक विहार कॉलोनी, वो यहाँ पर बैठा हुआ था और डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहा था। टीम ने आके अपना परिचय दिया और उनसे पूछा कि वो मतलब क्या कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ का डॉक्टर और ये सारी दवाइयाँ उन्होंने अपनी बताई। इसके अलावा जब जांच की गई तो नीचे यहाँ पर उसने बेड भी लगा रखे जिस पर एक महिला को उन्होंने IV ड्रिप भी लगा रखी। प्रोमिला नाम की कोई महिला थी जो इनके पास से दाखिल थी। जब उनसे उनकी दवाइयों के बारे में स्टॉक करने का लाइसेंस। तो वहीं पलवल से खबर है जहां पर GGSED कॉलेज में कोच नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों में रोष प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रों का कहना है कि जल्द ही खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में कोच का ना होना उनके लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। अपनी इस मांग को लेकर छात्र जिला प्रशासन को भी शिकायत देकर कोच उपलब्ध किए जाने की मांग कर चुके हैं। वहीं इस बारे में कॉलेज की प्रिंसिपल प्रतिभा सिंगला से बात की गई तो बताया कि दिसंबर माह तक यहां कोच तैनात रहे, लेकिन कोरोना के चलते और कॉलेज बंद होने के कारण फिलहाल कोच उपलब्ध नहीं है। जल्द कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोच की नियुक्ति की जाएगी। ये जी अगले महीने बच्चों को यूनिवर्सिटी के गेम आ रहे हैं जी, तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है जी उन्होंने कोई आपसी कोई इनके और धर्मू सर के बीच में कोई मनमुटाव था, उसके चलते सर को हटा दिया जी। उन्होंने ही पहले तैयारी कराई थी, उन्होंने ही अब कराई है तैयारी। अब ये बताइए आप अगले महीने गेम है जी, फिर क्या करेंगे बच्चे? इनको क्या पता जी बच्चे कितनी मेहनत करते कितनी नहीं करते। सुबह 3 से 8 ग्राउंड पर जाते हैं, जब ये सो के भी नहीं उठते कोई किसी उस टाइम तक, सुबह 3 बजे से और सुबह के 8 बजे तक, और ये बोलते हैं मुझको गेम से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो थोड़ी होता है। अगले महीने तो गेम है हमारे, फिर इसमें क्या होगा जी बताइए आप। सर मामला बच्चों ने ऐसा बनाया है
मामला कुछ अभी ये बच्चों के पिछले नवंबर दिसंबर में एग्जाम स्पोर्ट्स भी होकर चुके हैं। यूनिवर्सिटी में खेल चल रहे थे, तब तक हमारे पास कोच थे। उसके बाद कोरोना के चलते स्टाफ को रिलीव कर दिया गया था और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब एग्ज़ाम चल रही हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम फिर से कोच की व्यवस्था करेंगे जैसी भी ज़रूरत होगी। नहीं सर, अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे ही ख़त्म होंगे क्लासेस शुरू होंगी। तो खबर अंबाला से है, जहां पर नगर निगम कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां पर नगर पालिका कर्मचारी संघ ने निगम में प्रदर्शन किया है, वहीं निगम अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई है। निगम के कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने, साथ ही ठेकेदार प्रथा खत्म करने के साथ साथ कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही निगम कर्मचारियों ने निकाय मंत्री के निवास का घेराव करते हुए चेतावनी दी है। हम दोबारा फिर ये सिस्टमेटिकली तरीके से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी मांगों का समाधान किया जाए, अन्यथा हम झाड़ू प्रदर्शन भी निकाल लेंगे, इनकी शव यात्रा भी निकाल लेंगे और उससे भी काम नहीं चलेगा। तो निकाय मंत्री कमल गुप्ता के आवास का घेराव किया जाएगा और यदि उसके बाद भी मंत्री जी हमारी मांगों का समाधान नहीं करते तो वहीं अब यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब हिसार बस अड्डे से भी दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रात्रि बस सेवा शुरू की जा रही है। आपको बता दें, कोरोना के केस कम होते ही देख यात्रियों की मांग पर रोडवेज ने यह बसें शुरू की हैं। इन दिनों यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी, अगर उनको रात्रि में दिल्ली और चंडीगढ़ जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कोरोना के चलते सवारियां कम हो गई थी और दूसरी ओर सर्दी के मौसम में सवारियां भी नहीं थी। लोकल रूटों पर स्टेशनों से सवारियां भी नहीं आ रही थी। खास बात यह है कि बस अड्डा पर एडवांस बुकिंग नहीं थी। इसके चलते रोडवेज ने रात्रि की यह बसें बंद कर दी थी। पिछले काफ़ी दिनों से यात्रियों की रोडवेज के पास मांग आ रही थी। इन दिनों सर्दी भी कम हो रही है और कोरोना संक्रमण भी कम है। वैसे दिल्ली और चंडीगढ़ रोड सबसे व्यस्त रूट है और इन दोनों रूटों पर सबसे अधिक रोडवेज की कमाई होती है। तो वहीं रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिन पूर्व स्कूल के क्लासरूम में घुसकर 2 युवकों ने 12वीं कक्षा के एक छात्र की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और फिलहाल आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए थे, जिन्हें देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक आरोपी को जेल और दूसरे को नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, जबकि छात्र बावल में जो एक लड़के को घायल कर दिया था एक हथियार से, वो उसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनको तलाश चल रही थी 2 दिन से और वो दोनों लड़के जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं। उनसे हथियार भी बरामद हो गया है और आज वो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं और दोनों आपस में भाई कजन्स हैं वो, और आपसी छोटी मोटी बात हुई, कोई रंजिश बड़ी नहीं उन्होंने बताई पूछताछ से। आज उनको कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है जी, तो गिरफ्तार हो गए। उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। क्या नाम था सर उनका? नाम उसमें एक तो माइनर है, बताना उसका संभव नहीं रहता, गलत होता है, और दूसरा भी वो बस वो इतनी एज का ही है। तो वहीं हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बेहतर सुविधाओं को लेकर कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सिविल अस्पताल में सीएमओ के खिलाफ और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी दिया है। इस अवसर पर जन आंदोलन समिति, नगर व्यापार मंडल और अनेक सामाजिक संगठनों ने पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जन आंदोलन समिति के संयोजक नितिन जंगू ने बताया कि दादरी को जिला बने हुए लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, जो बहुत ही महंगा होता है। चरखी दादरी सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आश्वासन देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है, उसको स्वास्थ्य मंत्री को भेजा जाएगा। के सभी सीनियर सिटीजन, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और पार्षद महोदय आज दादरी सीएमओ से मिले। दादरी के अंदर लगातार कम से कम 7-8 साल से जो मशीन रखी है अल्ट्रासाउंड की, उसका चलाने वाला रेजोल्यूट नहीं था। वो बार बार हर आदमी 100 के आसपास आदमी डेली आते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ता है, जिनका खर्चा 500-600 रुपये आता है। उसके एवज में हमने सीएमओ साहब को दिया है। दूसरा, हमारा या मेडिसिन का कोई भी डॉक्टर नहीं है। तीसरा, या मात्र शिशु अस्पताल बनने के बाद भी या कोई भी लेडी डॉक्टर स्पेशल नहीं है। किसी महिला की जब भी वो होता है उसके लिए उसको बाहर रेफर किया जाता है। इसमें इन लोगों पे ये मांग है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है,
तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए हम पहले भी मैं बहुत सारे रिमाइंडर्स भेज चुका हूँ, डीसी साहब से भी बात हुई है, और जितनी भी मीटिंग होती है मैं उसमें जो है ये मांग रखता भी हूँ, और सरकार ने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी स्पेशलिस्ट भेजेंगे। तो जैसा भी जितना भी संभव होगा मैं सरकार से दोबारा जो इन लोगों ने ज्ञापन भेज दिया है मैं ये भी सरकार को रिकमेंड करके भेजूंगा, बाकी सरकार जैसे भी करती है। तो वहीं फतेहाबाद में पुलिस कर्मचारी की दादागिरी का मामला सामने आया है। बता दें कर्मचारी गाड़ी चालक को रोककर जबरदस्ती लिफ्ट मांग रहा था और इस दौरान युवक ने लिफ्ट देने से मना कर दिया तो कर्मचारी ने धौंस जमाना शुरू कर दिया। मामले का वीडियो सामने आया तो एसपी ने सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां पर शहर के बूचा कॉलोनी स्थित एक घर में घुसकर किशोरी को बंधक बनाकर महिला और पुरुष ने कुछ नकदी और करीब 10 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। तो वहीं आपको बता दें कि लुटेरों ने किशोरी की गर्दन पर चाकू रखकर उसके हाथ पांव बांध दिए और मुंह बंद करके वारदात को अंजाम दे दिया। तो वहीं घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी और उसी मकान में रहने वाले किराएदारों ने किशोरी को मुक्त करवाया और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम के साथ मौका मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। सकरपुर थाने की पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आईटीआई के पास स्थित बूचा कॉलोनी में कृष्ण कुमार अपने परिवार के साथ रहता था और 2 मंजिला मकान में उसने भूतल पर किराए पर रखा हुआ था। तो वहीं मंगलवार को यह हमीदा स्थित तेल फैक्ट्री में काम करने गया हुआ था और तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो हरियाणा चौपाल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।